हाय एवरीवन, वेलकम टू सीकर्स। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों ही पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो लेसन में हम क्या क्या स्टडी करेंगे, तो ये हमारा कंटेंट रहेगा जो हम स्टडी करने वाले हैं इसमें। दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, breathing in animals, breathing in plants. ठीक है, introduction of respiration, cellular respiration, types of respiration, breathing in animals and then breathing in plants. So first हम start करते हैं with the question that why do living things need air? Living things को air की ज़रूरत क्यों होती है? ठीक है, okay, so we need oxygen to carry out respiration. तो जो ऑक्सीजन है या एयर है वो हमें चाहिए होती है टू कैरी आउट रेस्पिरेशन। सो यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होता है दैट व्हाट इज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन है क्या, राइट। सो रेस्पिरेशन यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। जो रेस्पिरेशन है दैट इज द प्रोसेस विच रिलीजेस एनर्जी फ्रॉम फूड कंज्यूम्ड। जो भी फूड हम अपनी बॉडी में कंज्यूम करते हैं उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसके बाद उसी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, इट यूजेस ऑक्सीजन एंड गिव्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है उस प्रोसेस में हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और एक्सेल करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, ऑलराइट, तो ये तो था रेस्पिरेशन, नॉर्मल रेस्पिरेशन। ठीक है, जिसमें फूड को कंज्यूम करके बर्न किया जाता है और एनर्जी रिलीज होती है और इसमें हम ऑक्सीजन यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। ठीक है, लेकिन सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होती है? देखो, हम जो रेस्पायर करते हैं, ब्रीथ करते हैं, तो जो एयर है वो हमारे लंग्स में जाती है, लंग्स से हमारे ब्लड में जाती है, ब्लड से फाइनली वो जाती है हमारे सेल्स में और सेल उस ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं और उस ऑक्सीजन को वो यूज करते हैं फूड को बर्न करने के लिए। तो जो सेल ने ऑक्सीजन को यूज किया उसी को हम सेलुलर रेस्पिरेशन कह रहे हैं। सो सेल्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन द फूड। जो सेल है वो उनको ऑक्सीजन चाहिए फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन द फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। ये जो प्रोसेस होती है जिसमें एक सेल में जो फूड है वो ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है, उसी को हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, सेल के अंदर इसका फूड का ब्रेक डाउन जो है उसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। ओके, सेलुलर रेस्पिरेशन जो है ये उसकी प्रोसेस है। ग्लूकोज जो है दैट इज आवर फूड और वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी। तो जो ग्लूकोज है, फूड है, वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर हमें दे रहा है एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, जिसके लिए ये सारी प्रोसेस हो रही है। ठीक है, तो एनर्जी जो है हमारी बॉडी में एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है एंड एटीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दिस इज द एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी। फाइन, ये सब कुछ प्रोसेस जो है ये सेल में होती है, दैट इज वाई वी कॉल इट सेलुलर रेस्पिरेशन। क्लियर? ऑलराइट, मूविंग अहेड। सेलुलर रेस्पिरेशन जो है, ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यही हमने लास्ट देखा, फूड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो अगर हम ये एप्पल खा रहे हैं तो ये एप्पल जो है गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज और ग्लूकोज जाएगा ब्लड में और ब्लड से जाएगा सेल में। तो ये देखो, ये कार्बोहाइड्रेट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड में जा रहा है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में जा रहा है ब्लड में। ब्लड से जो है ये फर्दर आगे ट्रांसपोर्ट होगा और टिश्यूज और सेल्स में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से ब्लड से ये सेल्स में जा रहा है। ठीक है, सेल में ये जो ग्लूकोज है या फूड आप कहिए या ग्लूकोज कह लीजिए, जो ये ग्लूकोज है ये ऑक्सीजन के साथ बर्न होगा और हमें देगा एटीपी। ठीक है, इट विल प्रोड्यूस एटीपी, एनर्जी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, इस तरह से जो है जो फूड है वो सेल तक पहुंचता है और सेल उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और इसी प्रोसेस को हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं।
नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन की दो टाइप्स होती हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ऑलराइट। ओके, फर्स्ट लेते हैं हम एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऐसी रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इस प्रोसेस का एंड प्रोडक्ट होते हैं एंड इट हैपन्स इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है ये ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में यही रेस्पिरेशन होती है, ठीक है। एयर हम अंदर इनहेल करते हैं और अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे हम बाहर छोड़ देते हैं, तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो होती है, ऑलराइट। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो एनारोबिक रेस्पिरेशन वो ये देखो, ये ईस्ट है, ईस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये जब ऑक्सीजन नहीं होती है या बहुत लिमिटेड होती है तब एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, ठीक है, सेल्स में। यूजुअली हैपन्स इन मोस्ट ऑफ द माइक्रोब्स। माइक्रोब्स मतलब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाई देते हैं, वो ज़्यादातर उन ऑर्गेनिज्म में एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, ठीक है। एग्जाम्पल इज ईस्ट, हमने ऑलरेडी देख लिया, एंड दैट इज वाई जो ईस्ट है, देखो जो ईस्ट है वो क्या करता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज नहीं होता, लेकिन रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज से क्या बनता है, एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। तो एल्कोहल जो है ये एंड प्रोडक्ट रहता है, एंड दैट इज वाई ईस्ट इज यूज टू मेक वाइन एंड बियर। जो ईस्ट होता है वो वाइन और बियर बनाने में, एल्कोहल बनाने में यूज किया जाता है, ऑलराइट। सो हमने अभी तक क्या देखा, हमने देखा कि रेस्पिरेशन जो है वो क्या होती है, रेस्पिरेशन जो है वो ब्रेक डाउन होता है फूड का, और जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। उसके बाद हमने सेलुलर रेस्पिरेशन देखी। सेलुलर रेस्पिरेशन में सेल के अंदर जो ब्रेक डाउन होता है फूड, उसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, और ये सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, ग्लूकोज ऑक्सीजन गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि कैसे जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो खाना हम खाते हैं वो कन्वर्ट हो जाता है, और जो कार्बोहाइड्रेट है वो चला जाता है ब्लड में, और ब्लड से ये चला जाता है सेल्स में, और सेल में ये ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू एटीपी, ठीक है। ब्लड से ये सेल में चला जाता है और सेल में ये ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू एनर्जी, राइट। ओके, राइट। नेक्स्ट इज सेलुलर रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक वो होती है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, और एनारोबिक वो है जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, और ये ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में एरोबिक रेस्पिरेशन ही होती है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। एग्जाम्पल हमने देखा ईस्ट, और जिससे कि एल्कोहल एंड प्रोडक्ट बनता है, और इसीलिए हम इसलिए हम ईस्ट को यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग वाइन एंड बियर, राइट। ओके, नाउ मूविंग अहेड। एनारोबिक रेस्पिरेशन इन आवर मसल। क्या ह्यूमंस में एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है? तो यस, जब हम एक्सरसाइज करते हैं और एक्सरसाइज करते हुए हमारी जो मसल होती है उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, और लेकिन इतनी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाती हमारी मसल को, इसलिए हमारी मसल उस समय एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है एनर्जी के लिए। क्योंकि हम एक्सरसाइज कॉन्टिन्यूसली करते रहेंगे तो एनर्जी तो चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन तो नहीं मिल पा रही है हमारी मसल को, तो वो एनर्जी लेने के लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगी, ठीक है। तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज डिमांड फॉर ऑक्सीजन इज वेरी हाई बट सप्लाई इज लिमिटेड। एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन मसल्स टू फुलफिल द डिमांड फॉर एनर्जी, ठीक है। डिमांड फॉर एनर्जी के लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है मसल में, और उसकी वजह से हमारी मसल में लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। हमारी मसल में जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है तो उससे लैक्टिक एसिड और एनर्जी रिलीज होती है। वो लैक्टिक एसिड जो है वो हमारे मसल्स में पेन कॉज करता है, और एंड वी फील क्रैम्प्स आफ्टर एक्सरसाइज। सो क्रैम्प्स अकर व्हेन मसल सेल्स रेस्पायर एनारोबिकली, ठीक है। एक्सरसाइज करने के बाद जो पेन होता है मसल्स में, दोज आर कॉल्ड क्रैम्प्स, और वो क्रैम्प्स लैक्टिक एसिड के डिपॉजिट के कारण ही होते हैं, ठीक है। और
जो लैक्टिक एसिड है वो हमारी मसल में एक्यूमुलेट इसलिए हुआ था क्योंकि उन्हें ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं मिली. नाउ अगर हमने उस क्रैम्प को ट्रीट करना है तो वी हैव टू इंक्रीज द ब्लड सप्लाई ताकि ऑक्सीजन ज़्यादा मिले हमारी मसल को. तो व्हाट वी हैव टू डू, हम स्ट्रेचिंग करेंगे, बहुत अच्छे से फ्लूइड पियेंगे, हाइड्रेट करेंगे अपनी मसल्स को, मसाज करेंगे ताकि ब्लड सप्लाई बढ़े, एंड कूल डाउन करेंगे ताकि हीट ना निकले उनसे ज़्यादा, क्योंकि जितनी ज़्यादा हीट निकलेगी एनर्जी बाहर जाती जाएगी. ठीक है. ऑलराइट, सो ये कुछ ट्रीटमेंट थी फॉर मसल क्रैम्प्स. ऑलराइट, नाउ कम्स ब्रीदिंग. प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एंड गिविंग आउट एयर फॉर रेस्पिरेशन इज कॉल्ड ब्रीदिंग. तो इनहेल एंड एक्सहेल, दिस इज ब्रीदिंग. It involves two main steps, inhale and exhale, right? So inhale oxygen in, exhale carbon dioxide out. ठीक है. So one inhalation and one exhalation makes one complete breath. ठीक है. तो एक complete breath जो है वो कैसे बनती है, one inhalation and one exhalation से. Okay. Alright. So this is human respiratory system और breathing system you can say. तो ये हमारा मेन सिस्टम है, जैसे जहाँ से हम जो है बाहर से एयर लेते हैं और एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है अंदर लंग्स में. सो दीज आर टू लंग सैक्स जो डार्क रेड कलर के हैं, ये लंग सैक्स हैं. ठीक है. और ये हमारा कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम है. इट स्टार्ट फ्रॉम नॉस्ट्रिल्स. नॉस्ट्रिल्स आर द ओपनिंग्स ऑफ नोज. तो नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होता है. इनफैक्ट यू कैन इनहेल द एयर थ्रू माउथ एज वेल. ठीक है. तो नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होता है, गोज टू नेजल कैविटी. नाक के पीछे वाली कैविटी जो है कॉल नेजल कैविटी. नेजल कैविटी से ये जो एयर है ये आ जाती है विंड पाइप में. सो ये जो कंप्लीट पाइप है दिस इज कॉल्ड विंड पाइप. और विंड पाइप का जो ऊपर वाला हिस्सा है इट इज कॉल्ड फेरिक्स. फेरिक्स क्यों कहते हैं? फेरिक्स एक कैविटी होती है जहां पर नोज और माउथ दोनों ओपन होते हैं. तो नेजल कैविटी और बकल कैविटी मींस माउथ. तो नेजल कैविटी एंड बकल कैविटी जहां ओपन होती है दैट इज कॉल्ड फेरिक्स. उसके नीचे आता है लैरिक्स. लैरिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एडम्स एप्पल. ठीक है. ये वो बॉक्स होता है जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है. तो जैसे ही इसके अंदर गिटार की तरह कॉर्ड्स लगी होती हैं और जैसे ही हवा इनसे बाहर या अंदर जाती है तो साउंड प्रोड्यूस होता है. ठीक है. तो वो जो कॉर्ड्स होती हैं उनमें वाइब्रेशन होती है और साउंड प्रोड्यूस होती है. उसी साउंड को हम आगे वर्ड्स बना देते हैं विद द हेल्प ऑफ टंग, टीथ एंड माउथ. ठीक है. द फेरिक्स एंड देन लैरिक्स. लैरिक्स के बाद जो व्हाइट कलर की पाइप दिखाई दे रही है आपको, दिस इज ट्रैकिया. दिस इज ट्रैकिया. तो विंड पाइप में ये तीनों है, फेरिक्स, लैरिक्स एंड ट्रैकिया. ट्रैकिया के ऊपर आपको व्हाइट कलर के कुछ रिंग्स दिखाई दे रही होंगी, लाइंस दिखाई दे रही होंगी. इन्हें हम ट्रैकियल रिंग्स कहते हैं. वी कॉल देम ट्रैकियल रिंग्स. ये जो ट्रैकियल रिंग्स होते हैं दे गिव्स फर्म, रिजिडिटी देते हैं इस पाइप को, इस ट्यूब को. अगर ये रिजिडिटी नहीं होगी तो सांस लेते हुए ये ट्यूब कभी कोलैप्स भी हो सकती है, बंद भी हो सकती है और हम चोक हो जाएंगे. तो ताकि ये प्रॉपर फर्म रहे, रिजिड रहे, इसलिए इसके ऊपर रिंग्स होते हैं. ठीक है. रिंग्स होते हैं, हार्ड रिंग्स होते हैं ताकि ये जो ट्यूब है ये बंद ना हो. ठीक है. सो अभी तक क्या क्या देखा? नेजल कैविटी, देन फेरिक्स, देन लैरिक्स एंड अभी ट्रैकिया. आगे जाकर ट्रैकिया दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है और इन दो हिस्सों को हम कहते हैं ब्रोंकाई. ठीक है. आप एक को ब्रोंकस बोल सकते हो और दो को ब्रोंकाई. सो ये जो दो ब्रोंकाई हैं, एक ब्रोंकाई एक लंग में चला जाता है और दूसरा ब्रोंकाई दूसरे लंग में चला जाता है. ठीक है. सो उसके बाद क्या आएगा? ब्रोंकाई. ब्रोंकाई आगे जाकर फर्दर डिवाइड हो जाते हैं और छोटे छोटे नेटवर्क बन जाता है इसका अंदर, छोटी छोटी पतली पाइप्स बन जाती हैं और उनको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स. एक ब्रोंकाई जाकर लंग में फर्दर बहुत ज्यादा डिवाइड करता है और इनको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं. वी कॉल देम ब्रोंक्यूल्स. ठीक है. और जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनके जो एंड है वहां पर आपको पॉइंट्स दिखाई दे रहे होंगे. यहाँ पर बलून जैसे, जैसे एक बलून होता है वैसे सैक होते हैं आगे, उसको हम एल्वियोलाई कहते हैं. ये जो एल्वियोलाई होते हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा ब्लड वेसल होती हैं, पतली पतली ब्लड वेसल्स होती हैं और जो गैस का एक्सचेंज होता है वो इन्हीं एल्वियोलाई में होता है. ठीक है. जो फाइनल जो एक्सचेंज है, जो हमने बाहर से एयर अंदर ली थी, वो फाइनली एल्वियोलाई तक पहुंच जाती है और एल्वियोलाई में ये गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है. ओके. राइट. और ये जो नीचे मसल दिखाई दे रही है आपको, दिस मसल इज कॉल्ड डायफ्राम मसल. और डायफ्राम मसल जो है
वो इनहेल और एक्सहेल करने में हेल्प करती है लंग्स को। जब इनहेल होता है तो डायफ्राम मसल जो है वो नीचे कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जब ये ऊपर जाती है तो एक्सहेल होता है, ठीक है। इनहेल के टाइम ये नीचे आ जाती है ताकि लंग्स को ज़्यादा स्पेस मिल सके, और जब एक्सहेल होता है तो ये ऊपर चली जाती है ताकि एयर जो है वो बाहर पुश हो सके। तो डायफ्राम मसल जो है यहाँ पर वो रेस्पिरेशन में लंग्स को हेल्प करती हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो दिस इज द प्रोसेस। हम इनहेल कर रहे हैं यहाँ पर और ये एक्सहेल हो रहा है, ठीक है। तो एयर जो है वो नेजल, फेरिक्स, लैरिक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वेलाई तक पहुंच जाती है। और ये जो यहाँ पर आपको सैक्स दिखाई दे रहे हैं, राउंड राउंड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं बॉल्स और बलून की तरह, ये जो है वो एल्वेलाई हैं। और आप देख पा रहे हो एल्वेलाई के ऊपर कितनी सारी ब्लड वेसल्स का जाला है, ठीक है, नेटवर्क है। और इसी नेटवर्क से जो है वो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स में वापस चली जाती है और ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में चली जाती है। तो यहाँ एल्वेलाई में जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। Alright, so breathing involve the movement of diaphragm and rib cage. Diaphragm is a muscle at the floor of the chest cavity. ये diaphragm muscle है जो कि breathing करने में help करती है। Alright, तो ये human respiratory system था। एक बार फिर फ्लो चार्ट अपने माइंड में रिवाइज कीजिए। फ्लो चार्ट में क्या था? नॉस्ट्रिल्स, देन नेजल कैविटी, विंड पाइप, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड देन लास्ट में एल्वेलाई, विच इज द साइट ऑफ डिफ्यूजन। एल्वेलाई इज द साइट ऑफ डिफ्यूजन। ओके, ऑलराइट, मूविंग अहेड। हम जो एक्सहेल करते हैं एयर बाहर, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, राइट। हम इनहेल जो करते हैं उसमें ऑक्सीजन हम ब्लड में लेते हैं और बाहर जो हम फेंकते हैं हवा, उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एक्सहेल करते हैं। और इसका प्रूफ क्या है? जब कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर के साथ मिक्स होती है तो वो लाइम वाटर को चेंज कर देती है टू कैल्शियम कार्बोनेट और वो मिल्की होता है। तो यही एक्सपेरिमेंट जो है वो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। दिस इज लाइम वाटर। हम लाइम वाटर को जो है वो एक टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं, ठीक है। सो लाइम वाटर को हमने एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। अब हम इसमें एक स्ट्रॉ की हेल्प से ब्रीद करेंगे, ब्रीद आउट करेंगे। और ये जो यहाँ पर लाइम वाटर है, इट टर्न्स मिल्की और ये मिल्की हो जाता है, ठीक है। तो इफ यू ब्रीद आउट इन द ग्लास containing lime water using the straw, the lime water would turn milky. क्यों मिल्की हो जाएगा वो? The lime water on reaction with carbon dioxide gets converted in calcium carbonate. तो जो लाइम वाटर है वो कार्बन के साथ रिएक्शन करता है और कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है जो कि मिल्की होता है। इसीलिए जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाता है। और अगर ये मिल्की हो जाता है तो ये शो करता है, ये प्रूफ है कि हम बाहर जो हवा छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपको 2-3 तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हम बाहर जो ये वाटर है वो मिल्की क्यों हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? इट रिएक्ट विद लाइम वाटर, रिएक्ट करके क्या बनाती है? कैल्शियम कार्बोनेट विच इज मिल्की, विच टर्न्स द वाटर मिल्की। ऑलराइट, ओके। फर्दर हमने अभी तक ह्यूमंस में रेस्पिरेशन पढ़ा, अभी हम पढ़ रहे हैं ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स लाइक कॉकरोच, अर्थवर्म, फ्रॉग्स, ये और फिश, ये हम देखेंगे, ठीक है। सो ब्रीदिंग इन एनिमल्स में इधर हम पढ़ रहे हैं कॉकरोच, एंड कॉकरोच हैज अ वेरी स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द साइड्स ऑफ इट्स बॉडी कॉल्ड स्पाइरेकल्स। कॉकरोच की जो साइड वाली बॉडी होती है इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, उन छेद से जो है वो हवा अंदर जाती है, उन छेद को हम स्पाइरेकल कहते हैं। उन छेद को, जो पोर्स होते हैं, ओपनिंग्स होती हैं, उनको हम स्पाइरेकल्स कहते हैं। कॉकरोच एंड अदर इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब। ये एयर ट्यूब है कॉकरोच की, जो ऊपर दो आपको लाइट येलो कलर की दिखाई दे रही हैं। दीज आर एयर ट्यूब्स, ठीक है। और इसको हम कहते हैं ट्रैकिया। इसे हम क्या कहते हैं? ट्रैकिया या ट्रैकियल ट्रंक। दीज एयर ट्यूब, ट्रैकी, आर फाउंड ओनली इन इंसेक्ट्स। ऐसे ट्रैकियल ट्यूब्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट्स में ही मिलते हैं और किसी में नहीं मिलते। तो ऑक्सीजन रिच एयर जो है वो इन छेद से, स्पाइरेकल वाले जो छेद हैं यहाँ से अंदर आती है, इस पूरी ट्यूब में चली जाती है, वहां से ऑक्सीजन जो है पूरी बॉडी में चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड इन्हीं स्पोर से, इन्हीं स्पाइरेकल से बाहर आ जाती है, ठीक है। आप इस पिक्चर में बहुत अच्छे से समझ सकते हो, जो ऑक्सीजन है
वो यहाँ से इन्हीं ये ओपनिंग्स हैं, दीज आर कॉल्ड स्पाइरेकल्स, ठीक है। तो इन्हीं स्पाइरेकल्स से जो है वो ऑक्सीजन अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड इन्हीं ओपनिंग से बाहर आ जा रही है हाइंड गट से, ठीक है। ऑलराइट, so carbon dioxide from cell goes to tracheal tube and moves out, right? And the air tubes and trachea are found only in insects. ये हम डिस्कस कर चुके कि ये सिर्फ और सिर्फ इस तरह का जो ट्रैकियल ट्यूब है वो सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट्स में होता है, ठीक है। तो इंसेक्ट्स में छेद होते हैं स्पाइरेकल्स, जिनसे कि अंदर हवा जाती है और फिर बाहर भी इन्हीं से निकल आती है, ओके। नेक्स्ट इज अर्थवॉर्म एंड फ्रॉग। सो जो अर्थवॉर्म और फ्रॉग होते हैं, दे ब्रीथ थ्रू स्किन, वो स्किन से ब्रीथ करते हैं। अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू स्किन, बाहर स्किन से ब्रीथ करता है। इसकी इन दोनों की ही जो स्किन होती है वो स्लिपरी और मॉइस्ट होती है, वेट होती है, जो कि हेल्प करती है उनको ब्रीदिंग में, ठीक है। दो फ्रॉग हैव पेयर ऑफ लंग्स, फ्रॉग के पास ह्यूमंस की तरह लंग्स भी होते हैं, लेकिन ये स्किन के थ्रू भी ब्रीथ करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि इसीलिए हम कहते हैं कि जो फ्रॉग है वो वाटर में भी रह सकता है और फ्रॉग जो है वो लैंड पे भी सर्वाइव करता है, क्योंकि उसके पास लंग्स भी हैं और वो स्किन से भी ब्रीथ कर सकता है, ओके, दोनों ही तरह से ब्रीथ करता है। सो अर्थवॉर्म एंड फ्रॉग दोनों अपनी स्किन से ब्रीथ कर पाते हैं, ऑलराइट। नेक्स्ट इज फिश और ब्रीदिंग अंडर वाटर। तो ब्रीदिंग अंडर वाटर कैसे होती है? जो फिश होती है उसमें गिल्स होते हैं, ठीक है, ये गिल्स हैं। तो फिश के माउथ से वाटर अंदर जाता है, फिर ये वाटर जो है वो गिल्स के थ्रू निकल जाता है बाहर बॉडी के, और ये जो गिल्स होते हैं इनके ऊपर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, और वो ब्लड वेसल से जब जैसे ही पानी इससे क्रॉस करता है तो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में चली जाती है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है और वो पानी के साथ ही बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये पानी में घुली हुई जो एयर है उसको यूज करते हैं, ऑलराइट। Fish have a pair of gills. Gills in fish help them to use oxygen dissolved in water. पानी में dissolve हुई ऑक्सीजन को यूज करते हैं। गिल्स आर वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। गिल्स में बहुत अच्छी तरह से ब्लड वेसल्स होती हैं, बहुत ज़्यादा नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑलराइट। तो जो अंडर वाटर ब्रीदिंग है वो गिल्स से संभव हो पाती है, ठीक है। तो यहाँ तक था एनिमल्स में ब्रीदिंग। वी हैव स्टडीड ब्रीदिंग इन ह्यूमंस, देन इन कॉकरोच, देन अर्थवॉर्म एंड फ्रॉग में, और लास्ट अभी फिश में, ठीक है। और लास्ट हम इस लेसन का करेंगे ब्रीदिंग इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में किस तरह से ब्रीदिंग होती है? तो प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं हवा से और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये जरूर याद रखना कि प्लांट्स भी जब रेस्पिरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन छोड़ते हैं, लेकिन जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो कार्बन लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। दोनों ही प्रोसेसेस होती हैं और साइमल्टेनियसली होती रहती हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस दिन में होती है और जो ब्रीदिंग है वो दिन रात होती है, ऑल द टाइम, राइट। In the cells, oxygen is used to break down glucose into carbon dioxide and water as an organism. जैसे organism में होता है वैसे ही उनके सेल में भी ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है in the presence of oxygen, ठीक है। In plants, each part can independently take in oxygen from the air and give carbon dioxide, ठीक है। जो प्लांट होते हैं उनका हर एक पार्ट जो है वो इंडिपेंडेंटली ब्रीथ करता है। जैसे एनिमल्स में एक जगह से हम ब्रीथ कर रहे हैं तो वो पूरे बॉडी में फिर वहीं से एयर जा रही है, ऑक्सीजन जा रही है, लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं है। उसकी रूट्स, उसकी स्टेम, उसकी लीव्स अलग अलग ब्रीथ कर पाती हैं और अलग अलग ब्रीद इन ब्रीद आउट करती हैं। तो जो रूट्स हैं दे ब्रीथ थ्रू रूट हेयर, जो रूट्स हैं वो रूट हेयर से ब्रीथ करती हैं, ठीक है। और रूट हेयर जो हैं वो इस तरह से रूट्स होती हैं और रूट्स के आसपास रूट हेयर्स लगे होते हैं इस तरह से, और ये रूट हेयर से ब्रीथ करती हैं। लीव्स हैव न्यूमेरियस स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। तो लीव्स के अंदर स्टोमेटा होते हैं, ठीक है, और स्टोमेटा जो है उनसे वो ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है, राइट। और जो स्टेम है इट ब्रीथ थ्रू एपिडर्मिस। एपिडर्मिस मतलब इसकी बाहर वाली स्किन, ठीक है, जो बाहर की स्किन होती है स्टेम की, से ये स्टेम है, ठीक है, और स्टेम की जो बाहर वाली स्किन होगी इससे ये ब्रीथ करती है, बिल्कुल आउटर मोस्ट स्किन से ये ब्रीथ करती है, ऑलराइट।
सो ये थी ब्रीदिंग इन प्लांट्स. इसमें जो रूट्स हैं, लीव्स हैं और स्टेम है वो डिफरेंटली ब्रीद करती हैं. ऑलराइट, so that is it. I hope you have liked the video. Please like and subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.